हेलो एवरीवन, मैं विंद्रा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मॉनिटर्स एकेडमी में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जैसे हम सुनते हैं हमें एक थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जब भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है और जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश कैसी है, तो उनका जवाब आता है कि मैम हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हमें इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं मैम हमारी इंग्लिश तो एकदम माइनस है। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जहां पर हम इंग्लिश बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से हम इंग्लिश को शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमारी जो इंग्लिश है वो कमज़ोर क्यों रह गई? कमज़ोर होने के पीछे केवल एक ही कारण है कि हमने इंग्लिश पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या किया? इंग्लिश पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब भी हमें इंग्लिश पढ़ने का मौका मिला हम उससे भागते हुए आए, और जितना हम किसी से भागते हैं वो चीज़ हमारी उतनी ही पीछा करते हैं और उतना ही हमें डराती है। तो हमें क्या करना है? देखिए, आज से हमें इंग्लिश का सामना करना है, उससे डरना नहीं है। हमें इंग्लिश से बातें करनी है। बातें कैसे करनी? इट मीन्स हमें डेली इंग्लिश को पढ़ना है। जब तक हम डेली इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश को डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेली पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी कि हम पढ़े कैसे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें यही आइडिया नहीं होता कि हम इंग्लिश को तैयार करें कैसे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे हर पार्ट की तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम अगर इंग्लिश की बात करें तो आपके इंग्लिश के पेपर में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ग्रामर का है, ग्रामर पूछा जाता है। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो वोकैबुलरी का है, और थर्ड जो पार्ट है हमारा वो कॉम्प्रीहेंशन है। ये 3 पार्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वोकैब के आते हैं और कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपने टॉपिक के नाम भी सुने होंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, टेंस है, बहुत सारे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक्स को मिला के आपके एग्जाम में या तो कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको देखिए जो ग्रामर पढ़ाएंगे वो किस तरीके से पढ़ाएंगे वो मैं आपको आज बताती हूँ। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, क्योंकि आज तक हमने क्या किया, हम ग्रामर के रूल्स को रटते हुए आए हैं। हमें आज से रूल रटना नहीं है, हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझ के चलेंगे। हर एक रूल का कंसेप्ट हमें समझना है, उसे रटना नहीं है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखती हूँ, फिर हम बात करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर। आई एम बिलोंगिंग टू जयपुर। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा, आई एम बिलोंग टू जयपुर। एंड थर्ड हम लिखते हैं, आई बिलोंग टू जयपुर। देखिए, 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है आई एम बिलोंगिंग टू जयपुर, दूसरा है आई एम बिलोंग टू जयपुर, और तीसरा है आई बिलोंग टू जयपुर। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम हर एक चीज को समझ कर चलेंगे।
आपको मुझे बताना है इन तीनों सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है। इट मीन्स कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए एक बार आपको कौन सा करेक्ट लगता है और कौन सा इनकरेक्ट लगता है। चलिए देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है, देखिए अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहला वाला सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। सही क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखिए एम आ रहा है और एम के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है, और हमने आज तक यही पढ़ा है कि अगर सेंटेंस में इज एम आर आ जाए तो उस सेंटेंस में आईएनजी का यूज होता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, एम का यूज किया गया है बट आईएनजी का यूज नहीं है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें एम ही नहीं है, डायरेक्टली हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स का जो आंसर आता है वो सेकंड आता है कि मैम सेकंड वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई एम बिलोंग टू जयपुर। तो सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो हमारा बिल्कुल ही गलत है। आई एम बिलोंग टू जयपुर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता इसको भी समझिएगा। यहाँ क्या लिखा गया है, एम। एम आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, इनके साथ हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। क्या क्लियर है ये वाली बात आपको? अगर इज एम आर आ जाए तो इनके साथ हमें कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, ना ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। और ये अगर समझ में आ गया तो ये सेकेंड सेंटेंस गलत क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि एम आ रहा है, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। फर्स्ट सेंटेंस सही है या गलत? क्योंकि बिलोंग में आईएनजी लगा रहे हैं हम, एम के बाद हमेशा आईएनजी का यूज होता है। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो भी क्या है, गलत है। अब ग्रामेटिकली देखते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बिल्कुल सही है। इज एम आर आ रहा है, इज एम आर के साथ आईएनजी का यूज होता है, लेकिन बिलोंग एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम आईएनजी का यूज करते ही नहीं है। इट मीन्स अगर आपको बिलोंग का यूज करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना होगा। हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बिलोंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो गलत है। इट मीन्स जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज थर्ड, आई बिलोंग टू जयपुर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक से मुझे आप लोगों को पढ़ानी है और आपको पढ़नी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है आई थिंक। क्या समझ में आया? देखिए दो चीजें यहाँ पे हमने क्लियर करी। पहली कि अगर इज एम आर आ जाए तो इनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। जैसे हमने कहा शी इज टेक, क्या ये सही है? इज आ रहा है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल गलत। हमने कहा शी इज टुक, अब टुक यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, क्या ये सही है? ये भी सही नहीं। इज एम आर आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, कौन सी फॉर्म का यूज करना है? आईएनजी का। लेकिन ये भी ध्यान रखना है अगर ऐसी वर्ब आ जाए जैसे बिलोंग है, जैसे अंडरस्टैंड है, होप है, ऐसे बहुत सारी वर्ब है जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अगर इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इन वर्ब को देखो तो इनमें आईएनजी का यूज हमें नहीं करना है। क्लियर है? ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जैसे हमने कहा ये हमारा सेंटेंस था आई एम बिलोंगिंग, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत था। अब इसे करेक्ट करने का क्या तरीका है? एम को हटा दो, आईएनजी को हटा दो, तो ये
आपका सब्जेक्ट हो गया और ये बिलोंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्लियर है ये? चलिए, तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। और भी हम ग्रामर के पॉइंट्स देखते हैं ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो। एक सेंटेंस और हम देखते हैं। देखिए, एक सेंटेंस हमने लिखा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु लिव्स in Mumbai are coming tomorrow। ये सेंटेंस है, आपको इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है कि कहां पर मिस्टेक है। और ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत भी करके आते हैं। देखिए एक बार क्या है ये, क्या गलती है सेंटेंस में। एक गलती भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो देखिए आप, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव्स इन मुंबई आर कमिंग टुमारो, कहां पर मिस्टेक है। चलिए देखिए, यहां पर एक चीज समझिए आप, ये हु आपको नजर आ रहा है। जब भी दो सेंटेंस WH वर्ड से कनेक्ट हो जाए तो इसे हम कहते हैं, इतनी ये जो हु है यहां पर, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा अपने से पहले वाले के लिए आता है। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया? पहला पॉइंट कि हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले वाले के लिए आता है, अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। तो हु का यूज हुआ है फ्रेंड्स के लिए। सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड पॉइंट, हु के जो बाद वाला पोर्शन है, कहां तक देखिए, कॉमा तक, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या कहा जाता है इन्हें? रिलेटिव क्लॉज। और ये जो बचा है हमारा, ये होगा हमारा मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है ये? मेन क्लॉज। ये वाला पार्ट भी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या कोई मिस्टेक है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए आप, हमने ये देख लिया कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हमेशा अपने से पहले वाले के लिए आता है, अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। तब क्वेश्चन ये है कि ये जो लिव्स यहाँ लिखा है, क्या ये सही है? तो देखिए, जब भी ऐसा हो कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब हम जो लगाते हैं वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हु का एंटीसीडेंट कौन है? फ्रेंड्स। हु किसके लिए आया है? फ्रेंड्स के लिए आया है। और ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर है, ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है लिव्स, जिसमें एस लग रहा है, और जब भी वर्ब में एस लग जाए तो वो सिंगुलर होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? इस एस को हटाना है। पहला करेक्शन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव आएगा। क्यों आया? क्योंकि हु आया है फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए लिव भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा मेन क्लॉज का पार्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो। अब यहाँ पे देखिए, मेन क्लॉज में जो वर्ब लगी, क्या वो सही है? तो मेन क्लॉज में आर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इट मीन्स बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक। तो जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है, वन है ना सब्जेक्ट।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? आर। तो सेकंड मिस्टेक क्या है? इस आर की जगह होगा इज, क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग? मेन क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है? वन। वन हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ? क्या बनेगा हमारा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव इन मुंबई इज कमिंग टुमारो। क्लियर है ये? चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं इसका, ताकि और चीजें क्लियर हो। एक इजी सा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, देखिए। इट इज आई हु इज एम आर विद यू। ये हमारा सेंटेंस है, ध्यान से देखिए इसे एक बार। इट इज आई हु इज एम आर विद यू। यहां पर देखिए क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा है? हु। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? अपने से पहले वाले के लिए, अपने एंटीसीडेंट के लिए। कौन है वो? आई। अब आगे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस आई के अकॉर्डिंग आएगी। आई के साथ अब क्या लगा सकते हैं? इज लगा सकते हैं। एम लगाएंगे या आर लगाएंगे? क्या लगेगा? एम लगेगा। पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, इट इज आई हु एम विद यू, बट इफ वी टॉक अबाउट ग्रामर, बहुत ही सही सेंटेंस है ये। इट इज कंप्लीटली करेक्ट सेंटेंस। इट इज आई हु एम विद यू। क्यों करेक्ट है? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब हमेशा उसके पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। सेकेंड कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखिए, हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है। हम जितनी भी ग्रामर के टॉपिक्स लेंगे, हम उसमें रूल्स को रटेंगे नहीं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें हमें सब्जेक्ट का ही आइडिया नहीं लगता, और जब तक हमें सब्जेक्ट का आइडिया नहीं लगेगा, हम सही वर्ब नहीं लगा पाएंगे। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ, आप उसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और मुझे बताएंगे क्या वर्ब आएगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी and such other beverages have not been without some effect। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। छोटे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। आप इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का आइडिया लगाइए, और देखिए क्या जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई है या नहीं लगाई है। देखिए एक बार इस सेंटेंस को, क्या है इसमें सब्जेक्ट, हम देखते हैं। द इंट्रोडक्शन of tea, coffee and such other beverages have not been without some effect। देख लिया आप लोगों ने? देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ब ढूंढते हैं, तो वर्ब क्या है हमारी? have। ये वर्ब है, और आज तक हमने जो इंग्लिश पढ़ी है, हमने यही पढ़ा है कि वर्ब से पहले जो आए वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। या तो हमने ये पढ़ा है, या फिर हमने पढ़ा है जो सेंटेंस की शुरुआत में हो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं
तो हैव के पहले क्या आ रहा है? बेवरेजेस। क्या बेवरेजेस इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है? हाँ या ना? चलिए देखिए, जो बेवरेजेस है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं दोबारा। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन की। किसके इंट्रोडक्शन की? टी की, कॉफी की और अदर जो पेय पदार्थ है उनकी। जब भी आपके पास ऐसे बड़ा सा सेंटेंस आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि सब्जेक्ट क्या है, तो एक छोटा सा तरीका आप अप्लाई करिएगा। उस सेंटेंस का जो सबसे पहला प्रपोजिशन है उसे आप ढूंढिएगा। तो इस सेंटेंस का जो सबसे पहला प्रपोजिशन है वो कौन है? ऑफ। एक ही प्रपोजिशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऑफ हमारा सबसे पहला प्रपोजिशन। इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है? द इंट्रोडक्शन। यही इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, छोटा सा तरीका है ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि कई बार हमें सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आता, तो ये तरीका आपको बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कौन है? द इंट्रोडक्शन। ये सब्जेक्ट है। और इंट्रोडक्शन कैसा है हमारा? सिंगुलर है, इसमें एस नहीं लगा है। और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। मिस्टेक क्या है? हैव की जगह क्या यूज होगा? हैव का यूज होगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? कैसे ढूंढना है सब्जेक्ट? सेंटेंस का पहला प्रीपोजिशन, उसके जस्ट पहले वाला वर्ड। चलिए और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ताकि और चीजें क्लियर हो आपको। हमने कहा द रिक्वेस्ट ऑफ यूनियन वर्कर्स that their wages should be increased were supported by a vast majority। चलिए इस सेंटेंस को पढ़िए और देखिए क्या ये करेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या हमने वर्ब लगाई है या नहीं। देखिए एक बार से, सब्जेक्ट ढूंढ लिया। क्या है सब्जेक्ट? सेंटेंस का सबसे पहला प्रीपोजिशन। क्या है सेंटेंस का सबसे पहला प्रीपोजिशन? ऑफ। ऑफ से पहले क्या आ रहा है? द रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट कैसा है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो आगे की वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो देखिए क्या है यहाँ पर? वर्ब, जो कि प्लूरल है। तो इस वर्ब के प्लेस पर क्या आएगा? वॉस। क्लियर हुआ सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के। जब हम स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें मैं आपको हर एक चीज क्लियर करके बताऊंगी कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल ये कैसे हमें समझना है। ये सारा हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ढंग से और पढ़ लेंगे। तो देखिए ग्रामर में हमने देख लिया कि जो भी चीजें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले ग्रामर में, हम उन सारी चीजों को रटेंगे नहीं। हमें रूल रटना नहीं है। मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही करता है, वो रूल को रटता है। रटी हुई चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन समझी हुई चीज आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही हमें ग्रामर के हर कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हमारे वोकैब की तरफ कि वोकैबुलरी में एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसे हम समझते हैं। देखिए वोकैबुलरी का अगर हम बात करते हैं तो पहले से काफी ज्यादा वेटेज बढ़ चुका है।
पहले वकैब के कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब वकैब के अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। और इसमें भी बच्चों के साथ वही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के साथ वही प्रॉब्लम है कि हम वोकैबुलरी को क्या करते हैं, रटते हैं। क्या करते हैं, रटते हैं। रटाफिकेशन चलता है खूब। सुबह बैठ के 50 वर्ड रट लिए, शाम तक देखते हैं तो उसमें से 5 या 10 ही वर्ड्स हमें याद रहते हैं। हमें वोकैब को रटना भी क्या करना है, बंद करना है। वर्ड को भी हमें क्या करना है, समझना, और समझ के ही क्या करना है, याद करना है। कैसे, देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वोकैब में आपके क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। वोकैब में आपके एग्जाम में 4 चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज सिनोनिम। सेकंड पूछा जाता है एंटोनियम। थर्ड पार्ट है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस, idioms and phrases। और फोर्थ पार्ट में यहां मेंशन कर रही हूं, फोर्थ पार्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 4 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसे शब्द। अब सिमिलर वर्ड को याद करने का क्या तरीका है, देखेंगे आगे। सेकंड है हमारा एंटोनियम, जिसे हम कहते हैं अपोजिट वर्ड। इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक बड़ा सा सेंटेंस दिया जाता है जिसे एक वर्ड पूछा जाता है उसका। तो ओवरऑल ये चीजें हमारे एग्जाम में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, तैयारी के 2 तरीके हैं। पहला जो हम वोकैब आपको करवाएंगे वो करवाएंगे रूट वर्ड्स के थ्रू। रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब करना इतना इजी है कि हमें रटना नहीं पड़ता। अगर हमने थोड़ी बहुत चीजें याद कर ली है तो इन थोड़ी बहुत चीजों से हम बहुत सारे वोकैब याद कर सकते हैं। अब रूट वर्ड्स में 2 चीजें हैं, देखिए। पहली चीज है, एक तो इसमें प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। वर्ड में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रीफिक्स, या फिर क्या जोड़ कर बनाया जाता है इसे, सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ऐसे शब्द जो मेन वर्ड के शुरुआत में लग जाए, पहले लग जाए, तो वो प्रीफिक्स होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हम करेंगे, पायरो, बिब्लियो, क्लैप्टो। तो ये जैसे वर्ड है, पायरो हो गया, बिब्लियो हो गया, क्लैप्टो हो गया या क्लैप्टो हो गया, ये सारे हमारे प्रीफिक्स हैं क्योंकि ये वर्ड की शुरुआत में लगते हैं। अब इनमें हम सफिक्स जोड़कर नए वर्ड्स बना सकते हैं। अब सफिक्स में हमने मान लीजिए ले लिया वर्ड मैनिया, या हमने ले लिया वर्ड फोबिया, तो ये क्या हो गए, हमारे सारे सफिक्स हो गए। तो प्रीफिक्स जो शुरुआत में लगेंगे, सफिक्स जो लास्ट में लगेंगे। अब इनके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए। ये जो पायरो वर्ड है, इसका यूज होता है फायर के लिए या फिर हीट के लिए। या तो फायर के लिए होगा या हीट के लिए होगा। किसी भी वर्ड की शुरुआत में अगर पायरो लग जाए तो आप दिमाग में फिक्स कर लेना, या तो वो हीट की बात कर रहा है या तो वो फायर की बात कर रहा है। वैसे ही अगर किसी वर्ड की शुरुआत में बिब्लियो लग गया तो वो हमेशा किसकी बात करेगा, बुक की बात करेगा। अगर क्लैप्टो लग गया तो वो किसकी बात करेगा, स्टीलिंग की बात करेगा, चोरी की बात करेगा। तो ये क्लियर हुआ। अब मैनिया अगर किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए तो मैनिया किसको बताता है, देखिए। मैनिया बताता है एक्सेसिव डिजायर को। किसको बताता है ये, एक्सेसिव डिजायर, तीव्र इच्छा, ऑब्सेशन हम कह सकते हैं इसे। और अगर फोबिया किसी के लास्ट में आ जाए तो वो बात करता है किसकी, फियर की, डर की।
अब एक काम करते हैं, इनसे जोड़कर हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं और देखते हैं क्या हम वर्ड को याद कर पा रहे हैं। आते हैं, देखिए हमने देखा था पहला वर्ड पायरो। क्या देखा था वर्ड? पायरो। पायरो में हम क्या जोड़ देते हैं? मैनिया। मैनिया क्या था? तीव्र इच्छा होना किसी चीज की, एक्सेसिव डिजायर होना। और पायरो है हमारा फायर से रिलेटेड, तो एक वर्ड हमारा बन गया पायरो मैनिया। एक मिनट, फिर से लिख लेते हैं इस वर्ड को, पायरो मैनिया। अब देखिए पायरो हो गया हीट, फायर, मैनिया हो गया एक्सेसिव डिजायर। तो जब ये दोनों वर्ड एक साथ में आ गए तो उसका क्या मीनिंग हो गया? एक्सेसिव डिजायर excessive desire of setting fire। आग लगाने की तीव्र इच्छा होना। क्या है इसका मतलब? आग लगाने की तीव्र इच्छा होने को क्या कहा जाता है? पायरोमैनिया कहा जाता है। अगर इस पायरो के साथ मैंने फोबिया जोड़ दिया वर्ड, क्या वर्ड जोड़ दिया? फोबिया। तो पायरो का मतलब तो हमें याद है कि आग होता है, हीट होता है, लेकिन फोबिया जोड़ते ही क्या हो गया? ये डर हो गया। तो ये किसका डर हुआ? फियर ऑफ फायर, आग का डर। देखिए इतना इजी हो जाता है रूट वर्ड के थ्रू क्या आपको याद करना। दो वर्ड हम याद कर चुके हैं, पायरोमैनिया हो गया, पायरोफोबिया हो गया। ऐसे एक वर्ड हम लिखते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर बहुत यूज हो रहा है आजकल, जब से ये कोरोना फैला है। आप देख रहे होंगे एक गैजेट हमारे हाथ में होता है और दूर से हम उसका सामने वाला जो पर्सन है उसका टेम्परेचर क्या करते हैं? नापते हैं, कि भाई मेजरमेंट लेते हैं, हम मेजर करते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम है या ज्यादा है। तो उस गैजेट को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को क्या करता है? मेजर करता है। कहाँ से? दूरी से। तो पायरोमीटर बेसिकली हमें समझ में आ गया क्या है। आपने देखा होगा बहुत यूज में लिया जा रहा है, तो हम इसे लिख लेते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट क्या करने के लिए? फॉर मेजरिंग। क्या मेजर कर रहे हैं हम? हाई टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ऐसी चीज जो दूरी पर है उसका टेम्परेचर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज पायरोमीटर। तो समझ में आ गया। पायरो से हम बहुत सारे वर्ड कर सकते हैं। पायरोमेंसी होता है जिसमें आग के थ्रू हम फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो पायरो वर्ड एक हमने याद किया जिससे हमने बहुत सारे वर्ड्स कर लिए। ऐसे अगर हम वर्ड देखते हैं, अगला हमने क्या था? बिब्लियो। तो जो बिब्लियो वर्ड है बुक से रिलेटेड था, इस बिब्लियो के साथ मैंने जोड़ दिया मैनिया। बिब्लियो मैनिया। तो बिब्लियो बात करता है बुक्स की, मैनिया बात करता है किसकी? एक्सेसिव डिजायर की। तो बिब्लियोमैनिया क्या हुआ? एक्सेसिव डिजायर ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, किताबें इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा क्या होना? तीव्र इच्छा होना। तो अपन ने क्या लिखा इसमें? एक्सेसिव डिजायर ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, किताबें इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना, इसे कहा गया बिब्लियोमैनिया। अगर इस बिब्लियो के साथ मैंने फोबिया जोड़ दिया तो क्या बन गया वर्ड? बिब्लियोफोबिया। किसका डर हो गया? बुक का डर हो गया, फियर ऑफ बुक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग रूट वर्ड्स के थ्रू याद कर सकते हैं और बहुत इजी होता है।
तो vocab का जो पहला तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं क्लास में, दैट इज रूट वर्ड्स। सेकेंड जो तरीका हम यूज करेंगे उसे भी देखते हैं हम लोग। सेकेंड तरीका जो हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज कनेक्टिविटी मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? कनेक्टिविटी मेथड। शब्दों को जोड़कर याद करना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। क्या तरीका है देखते हैं। पहला वर्ड हम लेते हैं नॉन चैलेंज। क्या वर्ड है देखिए, नॉन चैलेंज। अब नॉन चैलेंज जो वर्ड है इसमें एक वर्ड निकलता है, अगर हम इसे हिंदी में पढ़े तो दिस इज चालान। नॉन चैलेंट में से हमने वर्ड निकाला चालान। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो मोस्टली अगर हमने हेलमेट नहीं लगा रखा है और हम बेपरवाह होकर गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट की फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो हमारा श्योर चालान कटता है। कब चालान कटता है हमारी गाड़ी का? जब हम बेपरवाह होकर क्या कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं। देखिए कितना इजी तरीका है इसको याद करने का। नॉन चैलेंट में से हमने चालान निकाल लिया। चालान कब कटता है? जब हम बेपरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं। तो बेपरवाह को कहा जाता है नॉन चैलेंट। ये जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव है। क्या है वर्ड? एडजेक्टिव। इससे हम केयरलेस भी कह सकते हैं। केयरलेस होना, बेफिक्र होना, लापरवाह होना, अनकंसर्न्ड भी कहा जा सकता है इसे। तो ये वर्ड हमने क्या किया, कनेक्ट किया है। ऐसे ही और भी वर्ड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया फेस्टिव। क्या है हमारा वर्ड? फेस्टिव। अब फेस्टिव को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? फेस्टिवल से। फेस्टिव बहुत इजीली फेस्टिवल से कनेक्ट हो सकता है। फेस्टिवल इट मीन्स त्योहार। और फेस्टिवल पे हम कैसे होते हैं? खुश होते हैं या उदास होते हैं? ऑफ कोर्स फेस्टिवल में हम कैसे होते हैं? खुश होते हैं। इसलिए फेस्टिव का मतलब होता है चीयरफुल होना, हैप्पी होना, जॉयफुल होना। और ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। कैसे पहचानोगे आप एडजेक्टिव है? देखिए फेस्टिव में आ रहा है IVE। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में IVE आता है या ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में FUL फुल आ जाए वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। तो ये तरीका है कनेक्टिविटी का जिससे हम बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और हम क्लास में इस तरीके को बहुत यूज करते हैं सिनोनिम याद करने के लिए, सिमिलर वर्ड्स याद करने के लिए, अपोजिट वर्ड्स याद करने के लिए, राइट। तो ये दो तरीका आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। जैसे एक इडियम की हम बात करते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए क्या है हमारा इडियम? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसे अगर रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। सिंपल सा इसे समझते हैं। क्या लिखा है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इट मीन्स हॉर्स से पहले क्या रख देना? गाड़ी को रख देना। नॉर्मली जब हम घोड़ा गाड़ी देखते हो तो क्या होता है? पहले घोड़ा होता है और फिर गाड़ी होती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने पहले तो गाड़ी रख दी और उसके आगे किसको रख दिया? घोड़े को रख दिया। इट मीन जो आप काम कर रहे हैं वो आपने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। इसलिए पुट द कार्ट का मतलब होता है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है किसी काम को गलत तरीके से करना। क्योंकि जैसा इसमें कहा गया है हॉर्स से पहले गाड़ी को रखना, जो कि गलत है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? इस इडियम का, टू डू थिंग्स in a wrong way। चीजों को गलत तरीके से करना, इसे कहा जाता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स।
तो हमने क्या किया, देखिए इस इडियम को भी हमने रटा नहीं है, इसने हमें इसने क्या किया, हमने इसे समझा। इस इडियम को हमने रटा नहीं है, इसे हमने क्या किया, समझा है। ठीक है, ऐसा और भी बहुत सारी इडियम्स हैं, जैसे हमने कहा ऑफ एंड ऑन। अब ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या, देखिए आपकी जो क्लास है कभी तो ऑफ हो जाती है, कभी ऑन हो जाती है, फिर ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है। इट मीन्स क्या आपकी क्लास रेगुलर लग रही है? नहीं, कभी ऑफ हुई कभी ऑन हुई। इट मीन्स इसका मतलब हो गया इरेगुलर होना। क्या होना? इरेगुलरली। ऑफ एंड ऑन, जैसे बहुत सारी इडियम्स हैं जो हम करेंगे क्लास में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम रूट वर्ड्स के थ्रू करेंगे। तो ये अपना पूरा वक्याब का मैटर हो गया, हमें कैसे वक्याब को याद करना है। अब आते हैं अगला हमारा जो पोर्शन है, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। इस कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करना है आप लोगों को और कैसे किया जाएगा क्लास में, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। क्या है इसका मतलब? समझ। एग्जामिनर ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको ग्रामर की कितनी नॉलेज है, वो जस्ट ये चेक करना चाहता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी आपको कितनी पकड़ है, आपको इंग्लिश कितनी समझ में आती है। इसलिए वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई है एग्जाम में। अब देखिए एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन में 3 चीजें पूछी जाती हैं। पैसेज पूछा जा सकता है आपसे, क्लोज टेस्ट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सेंटेंस ऑर्डरिंग पूछा जा सकता है, जिसे हम PQRS भी कहते हैं। इन तीनों को करने के लिए केवल एक चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो है इंग्लिश की समझ। जब आप इंग्लिश पढ़े तो आपको समझ में आए। अब मोस्टली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि हम वोकैब याद कर लेते हैं, हम ग्रामर भी समझ लेते हैं, हम लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो देखिए इस कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए जो बेस्ट तरीका है दैट इज रीडिंग, पढ़ना। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं, जब एग्जाम आता है तभी पढ़ते हैं और सीधे रूल लेके बैठ जाते हैं, पैसेज लेके बैठ जाते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना शुरू करना पड़ेगा, रीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। जब तक आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव नहीं होगा। पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगी, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखें। आप सोचे कि मैम ही सब कुछ करवा देंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमें रीडिंग इम्प्रूव करनी है। रीडिंग कैसे इम्प्रूव करनी है वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, देखिए एक आपको जनरल नॉलेज आपको दी गई है कि यहाँ पर जो क्लासेस होगी आप लोगों की इंग्लिश की, उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। बहुत ही जल्दी हम लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए। जैसे ही शुरू होगी आप लोग लाइव क्लास के लिए आइए। क्लासेस बहुत ही बेसिक से शुरू होगी, हर एक टॉपिक को बहुत बेसिक से कराया जाएगा। वोकैब बहुत अच्छी होगी आपकी क्लास में, पैसेजेस वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल कंप्लीट कोर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। चलिए मिलते हैं हमारी लाइव क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।